नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये लेक्चर थोड़ा सा लेट से आ रहा है, कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था स्ट्रेस, प्रेशर सब पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, रिकैप करते हैं उसका। स्ट्रेस को मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं प्रतिबल, और ये भी वही होता है जो प्रेशर होता है। जैसे F/A से ही इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि बल बटा एकांक क्षेत्रफल। इसी रूप में इसको जो है डिफाइन किया जाता है। इसको एक ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आते हैं, इसकी विमीय सूत्र को देखते हैं। तो बल का विमीय सूत्र मैंने पहले दिन निकाला था, MLT-2 होता है। और चूंकि एरिया जो होता है वो मीटर का स्क्वायर होगा, इसलिए L2 होगा, क्योंकि L मीटर को नापने के लिए जो विमा डिसाइड की गई है वो L है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा या L के घात 2 हो जाएगा। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो L अगर ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 है, तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट होगा वो होगा -1 L के ऊपर, और T के ऊपर जो -2 है वो तो रहेगा ही, और M में कोई चेंज नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार आ जाएगा विमीय सूत्र ML-1 T-2। ओके, ये प्रतिबल का है। और प्रेशर का जो होता है वो SI यूनिट उसकी पास्कल होती है। ठीक है, इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं। प्रेशर भी कई टाइप का होता है, तो हम लोग वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू होती है 1.013 × 10⁵, 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए या पास्कल बोलिए। ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? चूंकि लगभग 500 किलोमीटर अगर हाइट आप एक मोटी मोटा मानिए, ठीक है ना, तो आप जहां पर खड़े हो अर्थ पर, ठीक है ना, इसके ऊपर 500 किलोमीटर की हाइट तक, ठीक है, क्या होगा? वायुमंडल है, यानी कि गैसेस प्रेजेंट है। तो गैसेस का कुछ तो वेट होता होगा, ठीक है, वो बहुत हल्की हैं, लेकिन उनका कुछ तो वेट है, और जब जब वो 500 किलोमीटर तक की हाइट तक फैली रहेंगी तो कुछ तो प्रेशर आपके ऊपर अप्लाई करेंगी। तो बिल्कुल इतना प्रेशर आपकी बॉडी के ऊपर हमेशा अप्लाई होता है, और हमारी जो वेन्स होती हैं वो फटती इसलिए नहीं है क्योंकि इतना प्रेशर बियर करने के लिए एक्सटर्नली क्या, बाहर से इतना प्रेशर बियर करने के लिए वो क्या होती है? केपेबल होती है। और आपको पता है प्रेशर बैलेंस होता है, तो अंदर से भी प्रेशर मेंटेन रखा जाता होगा, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होता होगा, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, तो ये एक कॉलम बनाता है। कॉलम मतलब ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना, जितने दूर में ये व्यक्ति खड़ा है उतने दूर में एक कॉलम बना रहा है, और इसका टोटल जो भी प्रेशर इनके ऊपर लग रहा है, प्रेशर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है ना, यानी कि हमारे बॉडी के क्षेत्रफल पर, सर ऊपर है तो सर के क्षेत्रफल को भाग दीजिए बाकी जितना फोर्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है उससे। ठीक, तो इस तरह से प्रेशर निकलता है। इसको बोलते हैं दाब। दाब एक अदिश राशि है, कोई दिशा नहीं होती। फिर आता है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स को बोलते हैं प्लवन बल। ठीक है ना। बायंट फोर्स क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी ली जाए, ठीक है ना, किसी पानी में सबमर्ज की जाए या डुबाने की कोशिश की जाए, ठीक है ना, ये बॉडी ली गई, उसको पानी में डुबाने की कोशिश की गई, तो जब आप डुबाते हो तो एक प्रेशर थ्रस्ट काम करता है इस पर। ठीक है ना, एक प्रेशर काम करना शुरू होगा, एक फोर्स काम, सॉरी, एक प्रेशर भी होता है, फोर्स भी होता है, थ्रस्ट सब कुछ सही है, कोई वर्ड गलत नहीं है, लेकिन ऐसा समझिए कि एक बल जो है ऊपर की ओर, या एक फोर्स ऊपर की ओर काम करना शुरू करेगा जो विरोध करेगा। आप ऐसे इस बॉडी को ऐसे ऐसे हाथ में पकड़े हुए हो, डुबा रहे हो, तो आपको खुद महसूस होता है कि कोई बॉल बेसिकली जिसके अंदर एयर भरी है, वो बेस्ट एग्जांपल है। आप उसको जब डुबाने की कोशिश करोगे तो वो बार बार उठ के ऊपर की ओर भागेगा। ठीक है, प्लास्टिक की बॉल आप दबाओगे उसको ऊपर की ओर भागेगा। यानी कि इस बल को, जो ये बल है, उसको आप फील कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। ठीक है ना, इवन जो आपके पास लोटा या मग जिससे भी आप नहाते हो, उसको पलट करके जब बाल्टी में डालोगे, मतलब बेस के बल नहीं, उसके मतलब जो उसका मुंह होता है, फेस जो भी बोलिए उसको, ठीक है ना, उसके तरफ से अगर बाल्टी में डुबाएंगे तो कुछ देर तक वो डूबने के लिए विरोध करेगा अपना। ठीक है ना, तो ये बल जो है बायंट फोर्स या प्लवन बल कहलाता है। ये किसी डुबाए जाने वाली वस्तु के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, उसका विरोध करेगा, इसी को प्लवन बल कहते हैं। ठीक है ना, ये प्लवन बल का सिद्धांत हो गया। फिर आता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत यह कहता है कि जब कोई वस्तु पूर्णतः डुबाई जाए, यानी कि मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इसको पूरी तरह से डुबा दिया गया पानी में, ठीक है ना, पानी में डूब गई, या आंशिक रूप से डुबाई जाए, मतलब यहाँ कहीं ऐसे है, अभी थोड़ा सा इतना बस डूबा हुआ है, ठीक, तो इस वस्तु के भार में कमी आ जाएगी। यानी कि पानी में मान लीजिए 5 किलो का बटखरा पानी में डूबा हुआ है, तो आप उसको ज़्यादा आसानी से उठा लेंगे कंपैरेटिवली जब उसको हवा में लेकर के, मतलब नॉर्मली लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ फील होती है। क्यों फील होती है?
क्योंकि होता क्या है कि वो जो मैंने बताया कि उत्प्लवन बल लगता है तो उस पर बल एक काम करता रहता है, तो आपको उठाने में या आपको बल लगाने में थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, कम बल लगाएंगे। तो जो भार में कमी होती है वो किसके इक्वल होती है? अब इसका एक और एग्जाम्पल मैं देके आपको समझाता हूं। सपोज करिए ये कोई आपकी बाल्टी है, बकेट है, ठीक है ना, बकेट जैसा लग रहा होगा, ये पुराने जमाने वाली बाल्टी है, लोहे वाली, ठीक है ना, ये पूरी भरी हुई है, मतलब एकदम फिल्ड है, एकदम जरा भी इसमें पानी नहीं, मतलब पूरा फिल्ड है, थोड़ी भी जगह नहीं, स्पेस नहीं है। अब इसमें कोई आप ये बॉडी डुबाए, आपने डुबाने की कोशिश की और पानी क्या होगा? स्पिल हुआ, मतलब पानी नीचे गिरा। और आपने क्या किया है कि इस बाल्टी को एक ऐसे चीज़ में रखा है जहाँ पे सारा पानी आकर के इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। इस बाल्टी को जब इस वस्तु को आपने डुबाया इसमें, तो आपका पानी आकर के नीचे इकट्ठा हो गया। जब पानी इकट्ठा हो गया तो आप ये बताते हैं कि इस वस्तु के भार में अंदर जाने के बाद आपको थोड़ी कमी महसूस हो रही है, ठीक, या जब डुबा रहे हैं आंशिक रूप से डूबा तभी कमी महसूस हो रही है। तो ये जो कमी महसूस हो रही है ये हटाए गए द्रव, यानी कि जो द्रव निकला, जो गिर गया, उसके भार के बराबर होती है, ठीक है ना। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि जब कोई वस्तु को डुबाया जाएगा तो कुछ द्रव जो है भरी हुई बाल्टी में से मतलब नीचे गिर गया, तो जो हटाया हुआ द्रव है वो उस वस्तु के भार में जो कमी हो रही है उसके इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए, तो उससे फिर आप एक घनत्व तो नापते हैं, जो आपके 10+2 या मतलब एकेडमिक का क्षेत्र है इसमें नहीं पूछता है, बस इसमें आपका प्रिंसिपल पूछेगा कि हटाए गए द्रव के बराबर होता है, ठीक है ना। फिर आता है केशिकात्व। तो केशिकात्व तो मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है। मैंने समझाया क्या है कि सपोज करिए कि एक पतली पाइप है, ठीक है ना। स्ट्रॉ जानते होंगे सब लोग, बहुत आप लोगों ने मैंगो जूस और ये सारी चीज़ें पी हैं। स्ट्रॉ बना देता हूँ मैं, ठीक, ऐसा स्ट्रॉ होता है ना, आप ग्लास में डाल के पीते हो, ठीक ठीक। तो ये जो पतली पाइप है, जब इसको इसमें डुबाओगे तो अपने आप इसमें पानी चढ़ने लगता है, ठीक, और पानी कुछ ऐसे चढ़ जाता है। मैं दूसरा एक फोटो बना रहा हूँ, काफ़ी गंदगी हो गई है, रुकिए मैं क्लियर करके बनाता हूँ। चलिए, पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद, आपने बहुत पेशेंस रखा और सुना। आगे चलिए, मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉ में थोड़ा तिरछा क्यों करूँ, तिरछा नहीं करूँगा, ठीक है। स्ट्रॉ मान लीजिए मैंने डुबाया किसी पानी से भरे चीज़ में, तो आप देखेंगे कि पानी का स्तर अगर यहाँ है, ठीक है ना, पानी का स्तर यहाँ है, तो स्ट्रॉ में जो पानी चढ़ेगा वो कुछ यहाँ तक चढ़ जाएगा, ठीक है, समझिएगा। ये करके आप देख सकते हैं, स्ट्रॉ जो है काफ़ी कम होना चाहिए, 3 mm से 6 mm के आसपास में होना चाहिए, मतलब इससे चौड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रूल नहीं लगता है कैपिलरी का, यानी कि केशिकात्व का रूल फेल हो जाएगा फिर। तो अगर ये स्ट्रॉ पतला है तो पानी इसमें चढ़ेगा, और कहाँ चढ़ेगा? जितना वाटर का एक्चुअल लेवल है, ये लेवल है वाटर का, इससे थोड़ा ऊपर तक चढ़ेगा और डिप्रेशन दिखाएगा, मतलब ऐसे कुछ ऐसा बनाएगा, ठीक है ना। मरकरी के केस में ऐसा बनाता है, ठीक, वो आपके पढ़ने का क्षेत्र नहीं है, बस ये समझिए। तो ऐसा बनाएगा, ठीक है ना। तो जब ये ऐसा बनाता है तो इसका मतलब इसमें पानी चढ़ रहा है, तो यही प्रक्रिया केशिका तो कैपिलरिटी कहलाती है, ठीक। अब ये यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है? जैसे टॉवेल है, तौलिया है, ठीक, इसको पोंछ रहे हैं हम लोग, अपना मतलब बॉडी नहाने के बाद पोंछते हैं, तो कैपिलरिटी के थ्रू जो है वो पानी को अंदर की ओर सोख के लेता जाता है और बार बार हम लोग पोंछ लेते हैं आसानी से। इसका सेकंड क्या है? जैसे आपने देखा होगा मोमबत्ती, ठीक है ना, ऐसे कैंडल देखा होगा, तो कैंडल जो जलती है, ठीक है ना, ये आप सोचते हो कि मोम कहाँ से पहुँच जाता है, बार बार बत्ती के पास मोम पहुँच रहा है, मोम गल रहा है, ठीक है, तो ये भी होता है आपका कैपिलरिटी केशिकात्व के थ्रू ही पहुँचता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जो जाइलम फ्लोएम, इसमें उसके थ्रू जो है जल, जड़ से जल जो है जाइलम के थ्रू जाता है। मैंने बताया था कि डेड सेल्स होती हैं, जाइलम क्या होती हैं? डेड ऊतक या सेल्स का एक समूह होता है जिसमें जैसे पतला सुराख बन गया तो उसके थ्रू जल या वो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ऊपर जाता रहता है, ठीक। तो ये आपका केशिका तो हो गया। अगला आता है आपका विस्कोसिटी या श्यानता। श्यानता क्या होता है? श्यानता पदार्थ का वह गुण होता है, जैसे मान लीजिए इसमें पानी है, पदार्थ नहीं द्रव, ठीक है ना, द्रव, या इसको बेटर हम लोग फ्लूइड कह सकते हैं, क्योंकि ये गुण जो है द्रव और गैस दोनों में पाया जाएगा। तो फ्लूइड में दोनों आते हैं, गैस भी आता है और लिक्विड भी आता है, ठीक है ना। आ जाइए, तो ये मान लीजिए पानी हो गया, पानी एकदम स्थिर अवस्था में यहाँ तक ऐसे भरा हुआ है, ठीक। अब आपने कुछ उसमें डाला और पानी को घुमा दिया, मान लीजिए मथानी है,
और मथानी से आपने पानी को घुमा दिया, पानी अभी मूव करने लगा, ठीक है। आप देख रहे हैं बहुत तेजी से पानी मूव कर रहा है, 5 मिनट बाद आओ, 5 मिनट बाद पानी शांत हो गया, ठीक है ना। जब पानी शांत हो गया, यानी कि पानी कैसे शांत हो गया, उसको तो घूमते रहना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो कोई पानी चल फिर तो रहा नहीं है कहीं पे, पानी तो घूम रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ से आया, फ्रिक्शन तो है नहीं पानी में। तो यही पानी की सतहें होती हैं, जैसे अलग अलग लेयर से पानी बना है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, एक रेड लेयर, एक ब्लैक लेयर, एक ब्लू लेयर, ठीक है ना, अलग अलग लेयर है पानी की, ठीक। पानी ऐसी सतहों से मिलकर के बना हुआ होता है। ये सतहें एक दूसरे के मूवमेंट का विरोध करती हैं। जैसे वो ऊपर वाली सतह अगर इधर जाने लगी तो नीचे वाली सतह उसको इधर खींचेगी, ठीक। तो यानी कि इस पे भी एक बल लगता है, यही है विस्कोसिटी, ठीक है। जो बल लगता है उसको तो शियर फोर्स कहते हैं, मतलब शियर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना। वो जानने का विषय अभी नहीं है, अभी बस इतना जानिए कि श्यानता जो है एक गुण है जिसके कारण पानी अपना मतलब विरोध कर रहा है उसके घूमने का, मूवमेंट करने का, ठीक है ना। और कुछ देर बाद उसी गुण के नाते वो सामान्य अवस्था में आ जा रहा है, ठीक। अब हम लोग जो केशिका का उदाहरण दे रहे थे, तो उसमें एक चीज़ और है, इसमें है पेन, जो निप पेन होती थी जो हम लोग की वर्क करती थी, ठीक है ना, वो उसी तरह से काम करता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक। श्यानता मैंने बता ही दिया आपको। श्यानता के बाद आता है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मैंने ये बताया कि जो गर्म चीज़ होती है उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना, और जो ठंडी चीज़ होती है उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस टेंशन का इसमें गुण होता है, जैसे मान लीजिए गर्म सूप जो होता है, जब वो हम लोग की जीभ पर जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव कम होता है, ठीक। पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है, इसलिए आसानी से जीभ पर फैल गया, ठीक। मान लीजिए जीभ थी तो जीभ पर फैल गया। और जो भी बर्ड्स होती हैं, ठीक ना, अलग अलग जो बर्ड्स होती हैं, इधर खट्टा लगता है, इधर मीठा लगता है, इधर तीखा लगता है, ठीक, नमकीन लगता है, तो ये जो बर्ड्स हैं वो पूरी तरह से किसी भी चीज़ का स्वाद ले पा रही हैं, क्योंकि जब जीभ पर फैल गया पृष्ठ तनाव कम है, ठीक। और वहीं जब ठंडा रहता है तो पृष्ठ तनाव अधिक है, तो कहीं टूट टूट के ऐसे ऐसे टुकड़ों के फॉर्म में है, तो ठीक से उसका स्वाद नहीं ले जाता है, वो पूरी तरह से जीभ पर स्प्रेड नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो ये एक चक्कर है कि पृष्ठ तनाव अधिक कम का। सरफेस टेंशन का दूसरा उदाहरण क्या जान सकते हैं, जैसे दूसरा जो बहुत एग्जाम्पल एक आता है, एक तो पानी की बूंद वाला आता है, दूसरा एक और आता है जो मैं यहाँ पर अब बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जो पृष्ठ तनाव का दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं वो ये होता है कि जैसे साबुन है, सोप, वॉशिंग पाउडर निरमा टाइप का, ठीक ना, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोप जो भी होता है, ठीक। तो जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है, ठीक ना, वो आपका क्या करता है कि झाग देता है, दे रहा है ना, और जब वाटर के साथ मिला रहे हो तो बेसिकली ये पृष्ठ तनाव को क्या कर रहा है? कम कर देता है। सरफेस, अभी बस समझ लो, मैं सरफेस टेंशन की डेफिनेशन भी बताऊंगा। अभी सरफेस टेंशन को कम कर दे रहा है। जब पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन को कम कर देता है तो जो भी, जैसे मान लीजिए कोई भी कपड़ा है आपका, ठीक है ना, ठीक, कपड़ा, तो इस कपड़े में क्या करता है कि मान लीजिए गंदगी लगी हुई है तो ये बिल्कुल इसको बिल्कुल अलग करने का कोशिश कर देगा, ठीक ना, कपड़ों की गहराई तक चला जाएगा। पृष्ठ तनाव कम है, वो चला जाएगा सर्फ अंदर तक, और कपड़े के रेशे के भी अंदर चला जाएगा, और रेशे में जो भी मैल है वो अपने आप काट के निकलने लगेगी, ठीक है ना। तो ये भी पृष्ठ तनाव का एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो बारिश की बूंदें होती हैं वो देखेंगे हमेशा गोल होती हैं, तुझे बारिश बड़ा याद करती है, ठीक। तो ऐसे गोल गोल बूंदें गिर रही हैं, तो ये जो बूंदें इस तरह का शेप ले रही हैं, स्फेरिकल जो हो रही हैं, गोला का रूप जो ले रही हैं, CAL, ठीक है ना, ये क्यों हो रहा है? पृष्ठ तनाव के नाते हो रहा है, क्योंकि वो अपना जो वो है एरिया जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे भी गिर सकती थी, बेलन के आकार में, सिलेंडर के आकार में भी गिर सकती थी बूंदें, लेकिन ऐसी ही गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि प्रकृति भी चाहती है कि मतलब मिनिमाइज किया जाए एरिया जो भी है, ठीक, एयर फ्रिक्शन कम हो, आसानी से नीचे जाए, बहुत सारा रीजन होता है। तो पृष्ठ तनाव उसमें बहुत एक, मैंने कल जो बताया था पृष्ठ तनाव में लास्ट में, उसमें मैंने ये बताया था कि जो कीड़े होते हैं, कुछ विशेष कीड़ों को आपने देखा होगा कि वो
पानी पर चल रहे हैं, ठीक। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तनाव है ना, पृष्ठ मतलब एरिया, सरफेस, सरफेस पर तनाव है, तभी तो चल रहे हो, ठीक। तो वो भी एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा एक सबसे और बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल याद आया, जैसे मान लीजिए कि जो मच्छर होते हैं, मच्छर अपने लार्वा देते हैं पानी के ऊपर, ठीक ना। स्वच्छ जल में देता है आपका डेंगू, और बाकी जो है गंदे जल में भी देते रहते हैं। तो लार्वा ऐसे मान लीजिए पानी है, सबसे सरफेस पर जो है यहाँ पर मच्छर अपने अंडे देकर चले गए, लार्वा जिसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे लेकर के आते हैं, ठीक ना। स्प्रे में क्या रहता है, तेल टाइप की चीज़ें होती हैं। स्प्रे लाए, स्प्रे कर दिया उस पानी के ऊपर, तो तेल से नहीं मरते हैं। कन्फ्यूज़न तो बहुत लोगों में ये रहता है कि वो तेल से मर गए, तेल वेल से नहीं मरते। वो होता क्या है कि पृष्ठ तनाव कम हो गया। अभी जिस तरह का पृष्ठ तनाव था उसमें उसके अंडे ऐसे ऊपर जो है फ्लोट कर रहे हैं, आराम से घर बार चल रहा है। लेकिन जैसे ही तेल की बूंदें पड़ी, पृष्ठ तनाव कम हो गया और सारे अंडे जो है नीचे गिर गए। सारे अंडे कहाँ गिर गए? पानी में गिर गए। तो अब पानी में गिरेगा तो मरेगा ही ना, तो पानी में गिर गया तो मर गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। पृष्ठ तनाव होता क्या है एक बार समझते हैं अच्छे से। अभी मैंने सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए आसानी से समझने के लिए। अब हम इसको डेफिनेशन फॉर्म में देखते हैं। पृष्ठ तनाव होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। ओके, तो F/L को हम लोग पृष्ठ तनाव या T से दिखाते हैं, जिससे भी आप दिखाइए, ठीक है। सिंबल्स में कुछ नहीं रखा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए जो मैंने एग्जांपल्स दिए, ठीक। चलो, आता है बर्नौली का प्रिंसिपल। बर्नौली कौन थे? तो जो मेरे साइंस के स्टूडेंट हैं, जो दोस्त हैं, वो तो समझ रहे होंगे बर्नौली कौन थे। दे के चले गए खुद, तो पढ़ना बच्चों को है। चलिए कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस ये कहते हैं कि भाई दाब, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो समेशन होता है, ठीक है ना, वो कांस्टेंट होता है। CONSTANT, ठीक, जो भी है, ठीक, देख लीजिए, ठीक, कांस्टेंट होता है। अब जैसे शेड डैमेज हो रही है, यानी कि मान लीजिए कि आपके घर में ऐसे टीन पड़ा होता है, छत पर पड़ा होता है बहुत लोगों के, ठीक। कभी तूफान उफान आता है तो ये टीन उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है। तो बर्नौली का थ्योरम यहाँ भी लगेगा। प्रेशर डिफरेंस नीचे हो गया, ऊपर हायर प्रेशर है, बस ये जो है उड़ गया, ठीक है ना। स्विंग ऑफ बॉल, बॉल फेंकते हो तो बॉल स्विंग करती है, ऐसे ऐसे बिल्कुल मूव कर रही है, रिवर्स स्विंग हो रही है, इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग हो रही है, तो वो भी इसी कारण से होता है। एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कहते हैं न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। तो इनको बड़ी परेशानी है ऊपर जाने से। क्या परेशानी है? ये जो आपका बुलबुला है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी साइज बढ़ जाती है। तो समझिए क्यों बढ़ जाती है। मान लीजिए ये पानी में पड़ा हुआ एक बुलबुला है, ठीक, जिसके चारों ओर से प्रेशर लग रहा है, हाइड्रोस्टैट प्रेशर लगता है, वो जाने की जरूरत नहीं है। बस ये जानिए कि जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल लग रहा है सारे डायरेक्शन से, इस पॉइंट पर, इस बुलबुले पर। लेकिन जब ये ऊपर की ओर मूव करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है, ये वाला फोटो देखिए, यहाँ पर जो है ऊपर से इसको लगने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यानी कि वायुमंडलीय दाब लगेगा। नीचे से तो सारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, यानी कि जो जल के द्वारा दाब लग रहा है वो लग रहा है। लेकिन ऊपर से क्या इसके ऊपर कुछ लग रहा है? हाँ, लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। और फिर जब ऐसी अवस्था में वो पहुंचेगा, यानी कि गुब्बारा आधा जो है वायुमंडल में एक तरह से होना चाहिए था, लेकिन पानी है नहीं, तो जा कैसे चिपक गया, ठीक है ना। तो केवल ये पोर्शन बचा उसका, ठीक। अब जो दाब लग रहा है वो क्या है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि हमेशा कम होगा आपको हाइड्रोस्टैटिक से। यानी कि प्रेशर जो लग रहा है एटमॉस्फेरिक वो कम होगा, प्रेशर जो लग रहा है हाइड्रोस्टैटिक मतलब अंदर के दाब से बाहर का जो दाब है वो कम होगा, कम होगा। जिसकी ओर मुंह खुला वो बड़ा, ये बड़ा है, ठीक है ना। तो क्या होगा? गुब्बारे की साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 लोग मिलकर दबाए हुए थे बेचारे को। अब इसको 1 2 3 4 ही लोग मिलकर दबा पा रहे हो, तो थोड़ा तो फैलना की कोशिश करेगा। तो वही हो रहा है इसके साथ, ठीक है ना। तो यानी कि पानी का बुलबुला, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूं, पानी का बुलबुला अगर सतह पर आ जाता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है? उसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो बर्नौली का प्रमेय हो ही गया आपका, श्यानता का उदाहरण मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ठंडा सूप, गर्म सूप मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। इसके अलावा अगर किसी झील को देखा जाए,
हाँ, तो आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो मैं कह रहा था आपसे कि जैसे लैंप की बत्ती है तो उसमें तेल ऊपर किसके कारण चढ़ेगा, तो आपको पता है कैपिलरिटी या केशिकातों के कारण चढ़ेगा, ठीक है ना। जब आपका, हाँ, एक क्वेश्चन जो मैंने नहीं पढ़ा है वो समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए वायुदाब मापी जो होता है, जो भी बैरोमीटर है जिससे वायुदाब माप रहे हैं आप, एनीमोमीटर जिससे भी नाप रहे हैं वायुदाब, ठीक है ना। बैरोमीटर तो आपका लिक्विड का नापता है, तो एनीमोमीटर या जो भी वायुदाब मापी है कोई और उसके अलावा, उससे अगर उसमें अचानक गिरावट दिखती है तो मौसम जो है तूफानी होने की स्थिति है, यानी कि तूफान आएगा। मैंने बताया वर्षा की जो बूंदें होती है गोलाकार होती हैं क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। फिर मैंने बताया कि स्टील और एल्यूमिनियम में मैंने बताया कि स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ है। उसके साथ ही स्टील और रबर की बात की जाए, मैं लिख दे रहा हूँ ये चीज़, स्टील और रबर की बात की जाए तो आपका स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ है, ठीक है ना। उसके बाद बुलबुला अगर ऊपर आ जाएगा तो मैंने ये बता ही दिया आपको, ठीक है ना। ठंडा सूप गर्म सूप बता दिया मैंने, तौलिया पोंछने वाला बता दिया, कैपिलरिटी के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं, ठीक। प्रेशर का कुछ एग्जांपल आप जानते ही हैं, जैसे बस्ते के जो पट्टे होते हैं उसको चौड़ा बनाया जाता है, ठीक, जो पीठ पर लादा जाता है, ठीक। चौड़ा क्यों बनाया जाता है कि प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर आप बिल्कुल डोरी रहती है तो पीठ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं बता रहा था सुई जो है बहुत नुकीली बनाई जाती है कि कम प्रेशर में आप उसको अप्लाई कर दें, कपड़ों के बीच में आसानी से चली जाए, सिलने में मदद हो, ठीक। उसी तरीके से अगर कोई दलदली भूमि है तो वहाँ पर अगर पैदल चलोगे तो धंस जाओगे, तो लेट कर चलना ज़्यादा बेटर है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, धंसोगे नहीं, बच सकते हो, ठीक है ना। और इसी प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो प्रेशर से रिलेटेड है। चलिए वेव का कुछ चीज़ देख लेते हैं। वेव मतलब होता है तरंग, ठीक है ना। वेव के बारे में कुछ समझते हैं। वेव मोशन और एनर्जी को समझते हैं पहले। जैसे वेव होता क्या है कि जो भी विक्षोभ होंगे, डिस्टर्बेंस होगी, ठीक ना, उनका एक पैटर्न है। जैसे मान लीजिए मैंने उस दिन बताया था, फिर से एक बारी बताता हूँ, ठीक, एक मोटी मोटा फिगर बना करके कि ये कोई तालाब है, आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, एक ढेला फेंक दिया, ढेला आकर के गिरा यहाँ पर, और गिरने के बाद जो है ये कंपन, इसके अणु कंपन करना शुरू हुए और एक वेव के फॉर्म में एक पैटर्न ऐसा ही बिल्कुल आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे दूर जाता हुआ उस ढेले से दिखाई देगा। तो हुआ क्या कि एक स्थिर कोई अवस्था थी जल की, उसमें आपने विक्षोभ या डिस्टर्बेंस किया। क्या किया? विक्षोभ या डिस्टर्बेंस कर दिया आपने। तो हुआ क्या कि एक पैटर्न बन गया, ऊर्जा जो है एक, मतलब कण कण आपस में टकराए, यानी कि वाइब्रेट किए केवल अपनी जगह पर, ऐसे 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 दाएं बाएं ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, और अपनी ऊर्जा एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो यही है वेव मोशन, यानी कि तरंग गति और ऊर्जा कंसेप्ट समझ में आ गया। अपनी जगह पर रहकर टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, यानी कि हिलते नहीं अपने स्थान पर, अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं, ठीक ना, अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं। आइए अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे साइन वेव को हम लोग देखते हैं, साइन वेव का ग्राफ ऐसा बनता है, हो तुमसे थम ढाने वाले, ये बन गया, ठीक। अब इसमें समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है। बस समझ लीजिए, ये जो भी मैक्सिमम दूरी तय करेगा उसको आयाम बोलते हैं। मतलब अगर ये इतने की बजाय कुछ ऐसा फॉर्म करे तो ये क्या हो जाएगा, आयाम, ओके। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में की गई कंपन, कोई वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी होती है। टाइम पीरियड मतलब समय काल, यानी कि 1/फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को n से दिखाएं तो 1/फ्रीक्वेंसी को समय काल कहते हैं। समय काल मतलब कि वो समय जितने में वो अपना एक कोई भी पैटर्न पूरा करता है। सपोज करिए जैसे लोलक है, ठीक, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, ठीक। तो ये टोटल जो किया है ये क्या बोला जाएगा, 1 आवर्तकाल, ठीक ना। आवर्तकाल में एक बार यहाँ से यहाँ गया, एक बार यहाँ से आ गया और फिर वहीं पोजीशन पे आया आपने, इसको आवर्तकाल बोलेंगे, ठीक।
वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ मतलब जैसे इसको बोलते हैं, ये जो ऊंचा उठा हुआ है उसको बोलते हैं श्रिंग, ठीक, और ये जो नीचे गिरा हुआ है उसको बोलते हैं गर्त, ठीक है ना। तो श्रिंग और गर्त के बीच की दूरी, मतलब एक श्रिंग एक गर्त और फिर उसी सिचुएशन में पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए यहां से अगर नापना शुरू करेंगे तो एक श्रिंग एक गर्त और यहां तक की दूरी आपकी कहलाएगी वेवलेंथ, ठीक। अगर यहां से नापना शुरू करेंगे इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से कहां तक जाएगी? इस पॉइंट तक, ओके। तो इसको कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को कहते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक। तो ये छोटी बेसिक डेफिनेशन थी। टाइप ऑफ वेव्स क्या होती हैं? टाइप ऑफ वेव्स दो टाइप की ले सकते हैं आप। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले सकते हैं जिसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आपको बताया है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य और रक्त सूक्ष्म, रेडियो, ये मैंने सब बताया है। जैसे गामा वेव्स क्या होती हैं, एक्स वेव्स क्या होती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स क्या होती हैं, विजिबल रेंज क्या होती है, इंफ्रारेड क्या होती है, माइक्रो क्या होती हैं और रेडियो वेव्स क्या होती हैं। इसको पढ़ने के लिए आप मेरे जो भी पुराने मैंने लाइफ साइंसेस के जो लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने उनको पढ़ा के रखा है, तो आप उसके वीडियोज़ को देखिए, फॉलो करिए, ठीक है ना, उसमें आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ना है? मैकेनिकल वेव्स यानी कि यांत्रिक तरंगे। समय मिलने पे मैं इसको डिस्कस यहां भी कर दूंगा। मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक ना। अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स मतलब होता है अनुप्रस्थ तरंगे और इसका मतलब होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। समझ लेते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल होती क्या है। ट्रांसवर्स जो होती हैं, अगर वेव आपकी इधर चल रही है, ठीक है ना, तो अगर उसी दिशा में चलते हैं, ठीक ना, तो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है। मतलब वेव्स इधर मूव कर रही हैं, ठीक, और उसी डायरेक्शन में आपके कण भी मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कि आपने कुछ अपने मुंह से बोला, आपकी नाक, आपका मुंह, ठीक, आपने अपने मुंह से कुछ बोला। क्या बोला? यूपीएससी हिंदी। क्या बोला? यूपीएससी हिंदी। यहाँ आपका दोस्त जो है बैठा हुआ है कान लगा के, उसके कान में भी वही गया, यूपीएससी हिंदी, बिल्कुल स्ट्रेट चलता हुआ, ठीक। आपने जैसे बोला एकदम उसी डायरेक्शन में सारी वेव्स मूव की और उसके कान तक पहुंची। यानी कि साउंड वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य, और उसके कण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो क्या चलते हैं? इसी के पैरेलली चलते हैं, जिधर बोलेंगे उसके समानांतर क्रम में चलेंगे, ठीक। लेकिन उससे अलग ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं कि आपने कुछ बोला और वेव्स जो चल रही हैं वो ऐसे चल रही हैं। सॉरी, वेव्स नहीं, जैसे आपके बोलने की दिशा इधर है, ध्वनि की दिशा इधर है, लेकिन कण कैसे मूव करेंगे? उसके लंबवत मूव करेंगे, ठीक ना, लंबवत मूव करेंगे। तो जब, जैसे आसानी से समझ लीजिए कि जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग में संचरण होने वाले माध्यम के कण, जो भी माध्यम के कण हैं, वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत सरल रेखीय गति करते हैं, ठीक ना। ये संचरण इधर होना था, इसके लंबवत सरल रेखीय गति कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगी? ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे वाटर वेव्स, मतलब पानी में ढेला फेंके, पानी जो चल रहा है वो किस माध्यम से चल रहा है? अनुप्रस्थ तरंगों का एक माध्यम है। लाइट वेव्स, मतलब प्रकाश की ऊर्जा जो आ रही है या प्रकाश तरंगे जो है वो भी अनुप्रस्थ माध्यम से चल रही हैं। फोटॉन्स जो होते हैं, कण, मतलब छोटा टुकड़ा ऐसा समझ लीजिए, पैकेट्स ऑफ लाइट, वो किस माध्यम से चलेंगे? वो क्या चलेंगे? आपके मतलब 90 डिग्री सरल रेखीय, मतलब जिधर चलना है उसके 90 डिग्री में मूवमेंट करते हुए चलेंगे। फिर हो गया एस वेव्स। एस वेव्स क्या होती हैं? सरफेस वेव होती है। जब भूकंप आता है तो वहाँ पर पी वेव, एस वेव, ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो वो सरफेस वेव जो है ये क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जबकि जो पी वेव या प्राइमरी वेव होती हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्राथमिक तरंगे जो होती हैं वो क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक। फिर होता है गिटार। जैसे गिटार बजा रहे हो, मतलब जैसे ही बजा रहे हो तुम, ठीक है। तो जो गिटार बजा रहे हो उससे जो निकल रहा है ना, मतलब जो ध्वनि निकल रही है, तो उसके जो उस समय जो माध्यम के कण है वो भी 90 डिग्री पर मूव करते हुए चल रहे हैं, ठीक। जबकि स्पाइरल वेव जो भी चलती हैं वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव में चलती है। तो ये छोटा सा उसका डायरेक्शन था। फिर आता है साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगों को 3 भाग में बांट दो।
ठीक है। ध्वनि तरंगों में क्या होता है आपका, इंफ्रारेड, इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। ठीक, तो सोनिक, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। तो सबसे पहले इसको समझिए कि क्या है ध्वनि या ध्वनि तरंगे। देखिए एक बात समझिए कि ध्वनि जो भी चलती है, अगर एटमॉस्फेयर ना रहे, मतलब ठोस द्रव गैस तीनों में मूवमेंट करती है, ठीक है ना, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर ना रहे, निर्वात की स्थिति है, तो पहले तो ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, यानी कि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम जरूरी है। ठीक, ठोस द्रव गैस तीनों में चलेंगी, लेकिन माध्यम होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें आता है इंफ्रारेड में अपश्रव्य, मतलब बहुते कम आवाज की। ये किससे, इस तरह की आवाज किससे निकलती है, जब कोई बड़ी चीज है, जैसे ये कोई प्लेनेट है, कोई ग्रह है, ठीक है ना, इसके मूवमेंट हो रहा है, मतलब ये घूम रहा है अपने अक्ष पर, तो भी सन 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 कुछ आवाज आ ही रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। आप घूमोगे तो आवाज आ जाएगी, ठीक है ना। आपने चक्की घूमते देखी होगी, आटा चक्की, या कोई भी ऐसी चीज जो घूमती है, लट्टू घुमा दो उसकी भी आवाज निकलती है। तो सोचो इतना बड़ा ग्रह है, इसकी भी आवाज निकलनी चाहिए। तो जब बड़ी चीजों से कोई आवाज निकलती है तो अपश्रव्य होती है, यानी कि सुनने में मनुष्य समर्थ नहीं होता, ठीक है ना। दूसरा है सोनिक वेव्स, श्रव्य, इसको सुन सकते हो, ये हम ही लोग के लिए बनी है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है अगर कोई भी श्रव्य तरंगे, मतलब इसको सुन लोगे। अगला आता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, पराश्रव्य। पराश्रव्य क्या होती है, इसको सुन ही नहीं सकते, ठीक है ना। इसके बाद आती है हाइपरसोनिक, लड़ाकू विमान उमान से निकलती है, उसको नहीं जानना है, बस अभी समझो अल्ट्रासोनिक क्या होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जैसी तरंगे निकलनी शुरू हुई तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन कुत्ता तो भौंकेगा ना, कुत्ते को सुनाई देगा, ठीक है। और उसके बाद चमगादड़ सुनते हैं, तो वो लोग अल्ट्रासोनिक सुनते हैं, ठीक। हम लोग नहीं सुन पाते हैं। चमगादड़ शायद इसी ध्वनि तरंगों के माध्यम से उड़ते भी हैं, क्योंकि उन्हें रात में दिखता है नहीं, लेकिन वो कभी टकराते नहीं हैं। इसलिए नहीं टकराते हैं क्योंकि वो अपने मुंह से उस तरह की तरंगे निकालते हैं, तरंगे लड़ करके वापस आती हैं, सुनाई तो देता है उन लोग को प्रॉपरली। तो उस सुनने से ये समझ जाते हैं कि हाँ कितनी डिस्टेंस पर कोई चीज़ है, कहाँ से हमें किधर किधर और मुड़ना है, ठीक है ना। जैसे अब अल्ट्रासोनिक की कुछ विशेषताएं हैं। यूएसएम होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, यानी कि पराश्रव्य तकनीक से मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, लोहा वोहा टाइप का है, ठीक है ना, या उससे भी कठोर मेटल है, तो इस तरह की ध्वनि निकालेंगे और ये जो है ऐसे जिस तरह का शेप चाहिए होगा, यहाँ टूट फूट हो जाएगी, उस तरह का शेप हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे पहले तो मशीनिंग करते हैं। दूसरा सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रिफ्लेक्टिंग, ऐसा कुछ होता है सोनार का, ठीक है ना। रेंजिंग, सॉरी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार से क्या करते हैं, गहराई का पता लगाते हैं कि भाई यहाँ से सोनार छोड़ दिए। समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई शिप है बड़ी सी, यहाँ ड्राइवर उनका चला रहा है, बैठा हुआ है, शिप है, बहुत बड़ी शिप है, मतलब मैं बस ड्राइवर नकली बना दिया हूँ, ये पूरा इस पर प्लेन वेन सब उतरता है, समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी शिप है। तो ये क्या करेंगे कि गहराई का पता लगाना है। गए प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में गए, यहाँ कहे कि हम मरियाना ट्रेंच का पता लगाएंगे, थोड़ा और गहरा हो गया है, सुन रहे हैं कुछ लोग खोद रहे हैं, 11,000 से बढ़ गया है, 11,000 मीटर से। तो ये गए ऐसे ऐसे सोनार यहाँ पे छोड़े, सोनार यहाँ टकराई जो मतलब समुद्र का बेस था उससे, और फिर ये वापस हुई, ठीक। तो 2D डिस्टेंस ये निकाल दिए, इनको पता है कि किस स्पीड से भेजे थे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी आपकी निकल गई, 2D बटा समय जितने में लौटा, और चाल आपको पता थी पहले से सोनार की क्या रेंज है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लिए ये, ठीक। फिर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड आपको पता होगा कि जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा भी चिकित्सा के अन्य क्षेत्रों में अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है या सोनोग्राफी की जाती है, ठीक है ना। आपके पेट के अंदर की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप साउंड वेव्स के माध्यम से, अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से एक फोटो टाइप का बनता है, डॉक्टर देख के बता देता है अच्छा अच्छा ये दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये 3 तरह की तरंगे हो गई। इसमें कुछ चीज़ें होंगी, कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, ठीक। फिर आता है प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ जो ध्वनि के प्रमुख गुण है, ध्वनि के प्रमुख गुण है जिससे क्वेश्चन पूछता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा, ठीक ना। नहीं तो फिर आप वही वाला जो मैं पहले लाइन बोला हूँ वही आप कहेंगे, जब क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे तो आप यही बोलेंगे, न छेड़ो हमें हम सताए हुए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, बाकी भी है मतलब, ठीक है ना।
तो उस स्थिति से बचने के लिए सताया ना जाए आपको एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। 4 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होता है लाउडनेस यानी कि प्रबलता, दूसरा होता है पिच यानी कि तारत, तो इसी से क्वेश्चन पूछता है। तीसरा होता है टिम्बर, गुणता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ भी सकते हैं। चौथा होता है इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, पर समझने के लिए जरूरी है। चलिए पहले समझते हैं चक्कर क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ठीक, तो पहला तो प्रबलता जो होती है या लाउडनेस जो होती है उसको डेसिबल में नापते हैं, डेसिबल, ठीक है ना। तो डेसिबल में नापते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है और आपका 80 डेसिबल तक जो है, 80 डेसिबल से मनुष्य का कान वान फटना शुरू होता है। ठीक, तो मनुष्य के लिए जो सुनाई देने वाली रेंज है वो यही समझ लीजिए 20 से 80 डेसिबल सुन तो सकता है, बट 45 बेस्ट है, 45 बेस्ट है। मैं इसको आगे शामिल किया हूँ। तो पहला तो डेसिबल में नापते हैं, इसके अलावा भी यूनिट होती है, इसको बोलते हैं फॉन। ठीक, हर्ट्ज में नापते ही नापते हैं। ठीक, तो आता है डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ये आपके किस पर डिपेंड करता है, आयाम पर डिपेंड करता है। जैसे लाउड और सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, कि अगर तुम प्रबलता बहुत ज़्यादा है तो कहते हैं बहुत लाउड वॉइस है। जैसे समझिए मैं बोल के बता रहा हूँ, अरे यार क्या कर रहे हो, तो ये लाउड वॉइस हो गई। ठीक, और वही सॉफ्ट वॉइस है, अरे यार क्या कर रहे हो। ठीक, तो ये सॉफ्ट वॉइस हो गई। तो इस तरह से दो चीज़ों को बदल के देखते हैं, डेसिबल में नाप रहे हैं कि पहला वाला क्या है, साउंड मास्टर की तरह से बोल रहा है, दूसरा वाला क्या है, बेचारा आराम से सॉफ्टली बात कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रबलता है। दूसरा है तारत्व या पिचिंग। पिचिंग क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। एक लोग की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि एक बार श्रृंग बना, एक बार गर्त बना, फिर श्रृंग बना, फिर गर्त बना 2 मिनट में। कितने मिनट में? 2 मिनट में, ऐसा, या 2 सेकंड में इनके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक, और मान लीजिए कोई लेडीज बोलती है तो उसका तारत्व या फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, ऐसे ऐसे होती है। वो 2 मिनट में उसके 25 बार श्रृंग और 2 सेकंड में 25 बार श्रृंग और 25 बार गर्त बनेंगे, यानी कि उसका तारत्व तो बहुत अधिक है, तीखा लगेगा। इसीलिए अगर कोई औरत झगड़ा करती है तो तीखा लगता है। ठीक है ना, वही तारत्व या पिच है। ठीक, जो औरत की नॉर्मल पिच होती है 165 के आसपास होती है, मेंस की जो नॉर्मल पिच होती है 85, यानी कि आदमी अगर 90 हर्ट्ज के आसपास खेल रहा है तो औरत 150 हर्ट्ज के आसपास खेलती है। खेलने का मतलब कि मैं बैट बॉल से लगा दिया था, बट ये बोलने को लेकर के है, यानी कि उसकी पिच जो है बहुत हाई होगी। और जनरली जो उनका लैरिंग्स होता है, मतलब स्वर यंत्र होता है, उसके पीछे स्पेस ज़्यादा होता है। ठीक है ना, इसलिए उनकी आवाज़ इसी तरह से थोड़ी निकलती है। और यही कारण है कि वो सुरीला गाती भी हैं और उनकी आवाज़ अच्छी भी लगती है। लेकिन अगर वो तेज बोलना शुरू करें, मतलब कि प्रबलता बढ़ा दें अपने तारत्व के साथ, तो जान जाइए आपकी ज़िंदगी जो है वही समझिएगा आप सताए हुए हैं टाइप का। गुणता क्या होता है? गुणता ये होता है कि अगर तारत्व और प्रबलता सेम है, यानी कि पिच और लाउडनेस मान लीजिए सेम है, तो गिटार अलग तरह का प्रॉपर्टी रख रहा है इसलिए अलग ध्वनि दे रहा है, तबला अलग दे रहा है, वायलिन अलग दे रहा है, बांसुरी अलग दे रही है। यानी कि तारत्व और पिच सेम है, यानी कि जितना तेज लाउड आपका गिटार बजाया जा रहा है और जिस पिच पर बजाया जा रहा है, ठीक है, उसी पिच पे वायलिन बजाया जाएगा तो भी उसका साउंड दूसरी तरह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस जो भी अपरेटस है उसका वो गुण है, उसकी आवाज़ उस तरह से निकल रही है। मतलब कि आदमी भी बोल रहा है समान पिच और समान लाउडनेस पर, और औरत भी बोल रही है समान पिच और समान लाउडनेस पर, तो भी उन दोनों के आवाज़ में जो डिफरेंस है जिससे आप पहचान रहे हैं कि ये इसकी आवाज़ है, वो आपकी गुणता या टिम्बर कहलाती है। नेक्स्ट आता है आपका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है कि जो ऊर्जा निकल रही है, ठीक ना, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जितना दर है ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब निकालने में जितनी ऊर्जा लग रही है, उसको आपका इंटेंसिटी कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानिए कि इंटेंसिटी जो होता है वो आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है। और मान लीजिए यहाँ लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये लाउड स्पीकर आपका लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, मतलब कोई व्यक्ति खड़ा है जिसको सुनाई दे रहा है, ठीक, तो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है इंटेंसिटी, तीव्रता। तो यानी कि तीव्रता मैंने बताया कि अनुक्रमानुपाती होती है आयाम के और व्युत्क्रमानुपाती होती है उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है ना। तो ये 4 चीज़ में से तारत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा होगा। अगला, कुछ ध्वनि के स्रोत हैं और उनकी तीव्रता है, जैसे साधारण बातचीत करोगे तो 30 से 40 डेसिबल करोगे। पत्तियों की सरसराहट है 20 डेसिबल, ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस, ठीक है ना, ये पूछा हुआ है 2018 का आई थिंक क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। तो 20 डेसिबल होती है पत्तियों की सरसराहट। सांस लेते हो तो 10 डेसिबल के आसपास, जेट चलता है तो 150 डेसिबल के आसपास। मानव के लिए उपयुक्त क्या है? 45 डेसिबल की जो है मानव के हियरिंग के लिए उपयुक्त है। 75 डेसिबल से ऊपर जाएगा तो नकारात्मक प्रभाव डालेगा आपके हेल्थ पर, और 80 डेसिबल को शोर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ध्वनि की चाल क्या होती है? तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, यानी कि ठोस माध्यमों में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल है। लिक्विड में थोड़ी उससे कम होती है, द्रव में
कम कम होती है, ठीक, और गैस में उससे कम होती है। लेकिन एक गैस है हाइड्रोजन गैस जो कि आपके लिक्विड के आसपास वेरी करता है, मतलब 1100 मीटर पर सेकंड के आसपास, ठीक ना, आपके हाइड्रोजन में जो चाल होती है वो नापी जाती है। इसलिए आपका ये मतलब 11 नहीं 1200 के आसपास। इसलिए मानिए कि द्रव का जो होता है ना, जैसे जल से तो कम होती है, सामान्य जल से भी कम होती है, सामान्य जल की 1400 के आसपास होती है, ठीक। लेकिन उसके अलावा अगर आप एथेनॉल, मेथनॉल, कोई भी अल्कोहल लेते हैं तो उससे अधिक आवाज़ आपकी ट्रेवल करती है हाइड्रोजन में, यानी कि 1200-1300 के आसपास। तो ऐसा माना जाता है कि गैस में एक हाइड्रोजन का एक्सेप्शन मानिए, बाकी गैस में किसी का भी जो है चाल कम रहेगा। तो मैंने बताया कि ठोस में जो ध्वनि की चाल होगी वो सबसे अधिक होगी, उसके बाद फिर द्रव में, फिर गैस में। अब एक चीज़ और है कि ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है तापमान का, टी मतलब तापमान या टेम्परेचर, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देख रहे हैं आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ओवर, मतलब कि अंडर रूट में। तो बस इतना जानिए कि तापमान के बढ़ने से एक सीमा तक आपका चाल बढ़ती है, यानी कि सामान्यतः यह प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर तापमान बढ़ाया जा रहा है तो क्या चाल बढ़ेगी, तो हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, आप लगा करके आएंगे। फिर कह रहा है कि अगर हवा भी उसी दिशा में चले या हवा अपोजिट दिशा में चले, चलिए इसका समझ लेते हैं। मान लीजिए कान है, ये आपका है लाउड स्पीकर, ठीक है ना, ये आपका क्या है लाउड स्पीकर, इससे कोई आवाज़ निकल रही है। तो अगर हवा भी इसी दिशा में चल रही है और ये आपका साउंड भी इसी दिशा में निकल रहा है, ठीक, हवा को डब्लू मान रहे हैं विंड, ठीक, तो ये आपके कान तक कैसे पहुंचेगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो डब्लू प्लस एस हो जाएगा। मेरा लेक्चर देख लीजिएगा पुराना, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस किया है। तो ये जल्दी पहुंच जाएगी ना, वी प्लस डब्लू प्लस वी प्लस डब्लू हो जाएगा, यानी कि जो वेलोसिटी निकल रही है साउंड की और जो विंड की वेलोसिटी है वो उसके मद्देनजर जल्दी पहुंचेगा। अब अगर यहाँ पर लाउड स्पीकर फिर से आप लगा दीजिए एक, अब वायु इस दिशा में बह रही है और आपको आवाज़ इस दिशा में निकल करके इस कान तक पहुंचना है, तो चूंकि डब्लू पीछे की ओर जा रहा है, मतलब हवा जो है उल्टा बह रही है, यानी कि आपकी आवाज़ में तो थोड़ा प्रतिरोध, यहाँ पर कुछ अवरोध उत्पन्न करेगी, तो V माइनस डब्लू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका ही प्रभाव पड़ रहा है। फिर ह्यूमिडिटी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता। तो बस एक मोटा कंसेप्ट जानिए कि ह्यूमिडिटी अगर आपकी आर्द्रता है, यानी कि आर्द्रता अगर वायु में उपस्थित है, ठीक, तो ध्वनि की चाल उसकी प्रेजेंस में अधिक होगी। बस इतना समझ लीजिए कि अगर ह्यूमिड है, अगर ह्यूमिडिटी है तो मतलब आर्द्रता की मौजूदगी में वायु की चाल अधिक होगी, ठीक। तो आज बस इतना ही, लग रहा है बड़ा लेक्चर है मेरा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको, जहाँ से शुरू किया है मैंने बताया प्रतिबल और प्रेशर के बारे में। मतलब दाब जो है एक अदिश राशि है, पास्कल में नापा जाता है इसको। वायुमंडलीय दाब एक टर्म होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि 1.013 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल भी लिखते हैं, ठीक। वहीं प्रतिबल जो है मैंने बताया था कि इंटरनल प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है। फिर मैंने बायोंट फोर्स या प्लवन के बारे में बताया। ये क्या होता है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर एक अंदर की तरफ से या पानी की तरफ से एक उच्छेप बल लगता है, ठीक है ना, उसी को प्लवन या उच्छेप बल, बायोंट फोर्स कहते हैं, ठीक ना। उच्छेप बल, प्लवन या बायोंट फोर्स करते हैं। वो बल किसके द्वारा लग रहा है, जो अंदर पानी है उसके द्वारा लगाया जा रहा है और वस्तु को ढकेला जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक। तो आर्किमिडीज महोदय ने इसको देखा, तो आर्किमिडीज महोदय ने क्या किया कि किसी वस्तु को डुबाया, पानी वहाँ से नीचे गिरा, जिसको तसले में इकट्ठा कर लिया, किसी बड़े जार में, तसले में, किसी चीज़ में इकट्ठा कर लिया। अब उन्होंने ये देखा कि जो पानी में, मतलब उस वस्तु के भार में जो कमी आ रही है वो गिरे हुए पानी या निकले हुए पानी के भार के बराबर है। तो उनको एकदम मजा आ गया, यूरेका यूरेका करके चिल्ला रहे थे, शायद यही थे, ठीक है। फिर आर्किमिडीज ने अपना प्रिंसिपल दे दिया, ठीक। फिर आ गया कैपिलरिटी या केशिकातु के बारे में मैंने बताया। केशिकातु क्या होता है कि भाई जब वो कोई बत्ती जलती है या लालटेन पहले के समय में जलाई जाती थी, तो कैसे वो मिट्टी का तेल जो है ऊपर की ओर चलता रहता है, मतलब आता रहता है, पूरा एक बार में क्यों नहीं आग पकड़ लेती, ठीक। तो मैंने बताया कि भाई मिट्टी का तेल जो है वो केशिकातु, यानी कि बत्ती जो होती है रुई की या कॉटन की, मतलब देश जो भी कॉटन मतलब क्या होता है, सूती कपड़े की, तो उसके थ्रू जो उसके रेशों में जो गैप बनता है उसके थ्रू जो है आपका मिट्टी का तेल ऊपर की ओर चढ़ता रहता है और केशिकातु के फिनोमेना से वो हमेशा चलता रहता है। इसके साथ ही जो जाइलम है पेड़ पौधों में, उसके थ्रू जल जो है ऊपर की ओर जाता रहता है, क्योंकि डेड सेल्स होती हैं जाइलम, वो मरी हुई कोशिकाएं हैं जिनके अंदर से जो है आपका जल चलता रहता है। मैंने ये भी बताया कि पानी में अगर कोई स्ट्रॉ डुबाया जाए, जिससे मैंगो वैंगो फ्रूटी आप लोग पीते हैं, उसको डुबाया जाए, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उसमें आप देख सकते हैं कि जितना पानी रहेगा उससे ऊपर चढ़ जाएगी
मतलब जल उससे ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर केस आए मरकरी का, अगर केस आए आपका पारा का, तो पारे में अगर डुबाया जाएगा तो पारे में वो डिप्रेशन बोला जाता है उसको, ठीक है ना, मैनोमेट्रिक डिप्रेशन बोलते हैं उसको, वो आपके जानने का विषय नहीं है, लेकिन वो नीचे की ओर चला जाता है, ठीक। उस पर एक प्रेशर काम करता है। 12th के बच्चे जब IIT की प्रिपरेशन करते हैं तो उस पर क्वेश्चन लगाते हैं, वो जानने का विषय नहीं है। विस्कोसिटी मैंने क्या बताया कि अगर कोई पानी है वो कहीं से बहा दिया गया, आपने गिलास से पानी लिया और ज़मीन पर ऐसे उड़ेल दिया, ठीक तो कुछ देर तो पानी फैलेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो शांत हो जाएगा। तो शांत जो हो जाता है उससे लोगों ने ये अनुमान लगाया कि कुछ तो है जो उसको शांत कर रहा है, कोई बल तो लग रहा है, या पानी बाल्टी में रखा हुआ है, उसको हमने अपने हाथ से ऐसे ऐसे मत दिया, थोड़े समय बाद पानी शांत हो जाएगा। शांत कैसे हो जाएगा? शांत इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर भी फ्रिक्शन है, उसके अंदर भी कहीं घर्षण है, तो इस घर्षण को श्यानता नाम दिया गया, विस्कोसिटी बोले इंग्लिश में। सॉरी। इस विस्कोसिटी के कारण पानी जो है वो ठहर जाता है, ठीक है। यानी कि पानी की जो अपर लेयर है या लोअर लेयर है वो दूसरे को एक दूसरे के विरोध मूव करने का विरोध करती है। नेक्स्ट आता है सरफेस टेंशन, यानी कि किसी भी सतह में क्या होता है, टेंशन होता है, तनाव होता है, ठीक, किसी भी सतह में। तो ये तनाव जो है सरफेस टेंशन कहलाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है लगाया गया बल और एकांक लंबाई का एक रेशियो होता है, ठीक। न्यूटन पर मीटर इसका जो है, न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर इसका जो है वो बन जाएगा, जो भी इसका यूनिट आ जाएगी। और इसको हम लोग बदलने की कोशिश करें डायमेंशनल फार्मूला में, तो MLT-2 डिवाइडेड बाई L, ओके, तो आ जाएगा MT-2, जो मुझे लग रहा है यही आना चाहिए, ठीक ना। तो एकांक लंबाई पर मैंने इसका कई सारे एग्जांपल बता दिया कि आप कुछ खाते हो तो स्वाद अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन कम होता है, जबान पर अच्छे से फैल जाता है। स्वाद तंतु जो होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, ये जो मैंने बायोलॉजी में करा दिया है इसको देख लीजिएगा, टेस्ट बर्ड्स उसका जो है टेस्ट अच्छे से ले पाते हैं, ठीक। फिर मैंने बर्नौली का एक प्रिंसिपल बताया। बर्नौली के प्रिंसिपल में मैंने कहा कि दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो समेशन होता है, तीनों को जोड़ दिया जाए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगते हैं, बट वो दूसरा हो जाता है। फिर आप नीट और IIT की प्रिपरेशन करो या फिर बीटेक करो तो फिर आपको उसका काम पड़ेगा। इतना एप्लीकेशन यहाँ नहीं है, बस इक्का दुक्का चीज़ है। जैसे शेड जो होता है वो उड़ जाता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, वो भी कहीं ना कहीं बर्नौली का एग्जाम्पल के अंदर में लिखा हुआ है इन्होंने। उसके साथ साथ बहुत पहले एक हमने देखा होगा, हम एक बॉल लेकर के आते थे जिसको मुंह से ऐसे फूका जाता है, यहाँ पर मुंह से फूका जाता है, और ये ऐसा कुछ बना रहता था, एक प्लास्टिक की बॉल होती थी जो उड़ती थी, ठीक है ना। ये भी बर्नौली का एग्जाम्पल था, ठीक। उसके अलावा आपका एक स्विंग बॉल जो स्विंग होती है वो भी बर्नौली का एग्जाम्पल है। फिर मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से कराया कि अगर कोई बबल है जो पानी के बीच में है, अगर वो पानी के ऊपरी सतह पर आता है तो उसका साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने बताया कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अंदर लग रहा है उससे कम होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। फिर हम लोग तरंग में आए। तरंग में आए तो हमने देखा तरंग गति के बारे में पढ़ा। तरंग कैसे होती है कि भाई किसी को डिस्टर्बेंस या विक्षोभ क्रिएट कर दो कहीं पर, ठीक ना, जल में या वायु में, तो प्रोपेगेट करना शुरू होगा और अणु जो है एक स्थान पर अपना कंपन करेंगे, एक दूसरे को टकराएंगे और फिर एनर्जी को आगे की ओर लेके जाएंगे, तो यही तरंग गति कहलाएगी। फिर टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कि अपने स्थान पर ही रह करके वाइब्रेट करता है। फिर आता है आवर्तकाल, मैंने बता दिया आपको, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ के बारे में बताया कि कैसे ग्राफ में देखेंगे। अगर कभी इनकेस दे देता है, वैसे आपके कोर्स में इस तरह की चीज़ें तो PCS में नहीं पूछती है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक्सेप्शनल पेपर बना दिया तो उसमें आप एम्पलीट्यूड देख करके बता सकते हो। इवन जो मैंने ये ग्राफ का आपको अध्ययन कराया, इससे आप DI के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक। टाइप ऑफ वेव्स में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो मैंने कवर करा दिया विद्युत चुंबकीय तरंगों को। उसके अलावा यांत्रिक तरंगों में दो तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे आती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वो होती हैं कि जो तरंग की मतलब जो ध्वनि के कण हैं, मतलब जो माध्यम के कण हैं, वो तरंग की गति की दिशा के लंबवत जो है कंपन करते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंगे वो होती हैं जो ध्वनि की दिशा के पैरेलली कंपन कर रहे हैं, जो भी माध्यम के कण हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों का मैंने बता दिया कि वाटर वेव्स किस में आती हैं, लाइट वेव्स किस में आती हैं, या फिर एस वेव्स या गिटार, ये सारी एक एग्जांपल दिया मैंने। साउंड वेव्स, पी वेव्स, स्पाइरल वेव्स, अलग एग्जांपल दिया उसका। फिर साउंड वेव्स में मैंने बताया कि इंफ्रारेड, सोनिक, अल्ट्रासोनिक होता है, सॉरी इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक होता है। फिर मैंने अल्ट्रासोनिक का यूज़ बताया कि USM यानी कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग टाइप का मशीनिंग होता है। सोनार आता है इसमें, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है पेट का, ये अल्ट्रासोनिक का कुछ हो गया। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होता है, इसको कुत्ते और केवल
आपका वो बैट जो होता है चमगादड़ सुन सकते हैं। सोनिक जो होता है वो 20 से 20,000 होता है, मनुष्य सामान्यतः इसको सुनता है और जनरल लाइफ में हम लोग सोनिक वेव्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक। इंफ्रासोनिक क्या होता है? इंफ्रासोनिक होता है 20 हर्ट्ज से नीचे अपश्रव्य। फिर मैंने बताया कि बड़ी चीज़ें जैसे ग्रह हो गए, प्लेनेट हो गए, धूमकेतु हो गए, आपस में लड़ रहे हैं, कुछ ऐसी ध्वनि जो निकल रही है जो हमको नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है ना, वो है। प्रॉपर्टीज मैंने बताया कि लाउडनेस, तारत्व यानी कि पिच, फिर टिम्बर और इंटेंसिटी, ये तीनों चारों चीज़ें बताई। इसमें पिच सबसे इंपॉर्टेंट है। पिच क्या होता है कि भाई जो है 1 सेकंड में आपका कितना श्रृंग और गर्त का निर्माण कर रहे हैं, ये पिच कहलाता है। तो महिलाओं के जो बोलती हैं तो उनके में पिच ज़्यादा होती है, ठीक ना, इसलिए वो खूबसूरत लगता है जब तक वो लाउडनेस अपनी बढ़ाती नहीं है। ठीक। ध्वनि स्रोत और तीव्रता के बारे में बताया कि साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल की होती है, पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल तक होती है, सांस लेना 10 डेसिबल, और जेट का मैंने बताया। फिर बताया कि सामान्य ध्वनि जो सुनने की है वो 45 डेसिबल के आसपास है, ठीक है। मनुष्य के साधारण सुनने की ध्वनि जो है 80 डेसिबल को शोर कहा जाता है। फिर ध्वनि की चाल में बताया ठोस द्रव गैस में किस तरह से वेरी करती है। और ये लेक्चर लगभग खत्म हो गया। तो 2-3 लेक्चर और मुझे लगता है, ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपकी फिजिक्स खत्म कर दी जाए जो भी बेसिक्स है, और आप क्वेश्चन करते रहिएगा साथ में। उसके साथ ही अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी हुई है, आप उसके मद्देनजर काम करिए। धन्यवाद।